पल पल की अपडेट आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में भी उपचुनाव है और मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हुए हैं और गुजरात में भी उपचुनाव हुए हैं। तीनों सीट काफी इंपॉर्टेंट है। दतिया को लेकर पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले बिहार की बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बांकीपुर सीट जिस पर मतगणना जारी है, प्रशांत किशोर दूसरे राउंड में भी आगे हैं। तो ये बड़ी खबर, प्रशांत किशोर करीब 1156 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। नितिन नवीन राष्ट्रीय राजनीति में चले गए, जिसके बाद ये सीट खाली हुई, उपचुनाव हुए, मतदान हुआ। मतदान प्रतिशत जो है वो सामने आए। अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी का ये गढ़ रहा है सीट, 1995 से बीजेपी का गढ़ रहा है ये सीट, वो कहीं ना कहीं अब खतरे में। अब ये दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। पहले 800 वोट से आगे, दूसरे राउंड की अगर हम बात करें तो दूसरे राउंड तक गिनती पहुंची है, 1156 वोट से अभी आगे चल रहे हैं। तो नितिन नवीन के बांकीपुर सीट छोड़ने के बाद ये उपचुनाव यहां पर हुआ, अब गिनती चल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी के नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर हैं और आरजेडी तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर है प्रशांत किशोर, डेब्यू कर रहे हैं चुनाव में, पहला चुनाव है उनका, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और 1156 वोट से आगे चल रहे। इससे पहले चुनाव को लेकर रणनीति बनाते आए हैं, लेकिन अब चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं सीट पर। तो ये बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बांकीपुर में दिग्गज धराशायी नजर आ रहे हैं और प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर। तो बीजेपी की पारंपरिक सीट है ये, क्या बीजेपी पारंपरिक सीट को बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर काउंटिंग जारी है। पल पल की अपडेट लगातार हम आपको INS 24/7 पर दे रहे हैं। प्रशांत किशोर दूसरे राउंड में भी आगे चल रहे हैं। पहले राउंड के जब रुझान सामने आए थे तो उसमें 800 वोट से आगे थे और अभी ये दूसरे राउंड की अगर हम बात करें तो 1156 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर है और आरजेडी तीसरे नंबर पर। बिहार की बांकीपुर सीट हाई प्रोफाइल सीट है। नितिन नवीन यहाँ पर जीतने आए हैं चुनाव। 1995 से ये गढ़ है, बीजेपी का पारंपरिक सीट रही है और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का भी सवाल है। भले ही नितिन नवीन राष्ट्रीय राजनीति में चले गए हैं, लेकिन काम तो उन्होंने किया इस सीट पर जब तक वो इस सीट से जीतते रहे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई के बीच प्रतिष्ठा का भी सवाल है। यहाँ पर हमारे साथ INH और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। सर देखिए, बहुत बड़ी खबर है। बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर अगर हम बात करें तो पारंपरिक सीट रही है बीजेपी की, 1995 से गढ़ माना जाता रहा है। नितिन नवीन यहाँ से रहे हैं जो अब राष्ट्रीय राजनीति में चले गए। प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं यहाँ पर, ये बड़ा अपडेट है क्योंकि डेब्यू उनका हो रहा है इस चुनाव में। देखिए, दो चीजें, एक तो नितिन नवीन राष्ट्रीय राजनीति में चली गए, ये बात को छोटा करना है। जी। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसकी 17 राज्यों में सीधे तौर पर अपने बहुमत की सरकार है। जी। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो पिछले 12 साल से केंद्र में सत्ता में है और नितिन नवीन इस क्षेत्र से 5 बार के विधायक थे और बहुत बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतते हुए आ रहे थे। जी। और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ उन्हें राज्यसभा में भेजने का फैसला पार्टी ने किया, तो इसलिए उपचुनाव की नौबत आई। ये चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जिसको अभी तक चाणक्य समझा जाता था, वो स्वयं चंद्रगुप्त बनने के लिए आतुर हो गया। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, जिन्होंने पिछले 1 दशक में चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अपनी प्रभावी उपस्थिति भारतीय लोकतंत्र में दर्ज कराई थी। पर उन्होंने एक राजनीतिक दल का गठन किया, जन स्वराज पार्टी, जो पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में अपनी किस्मत को आजमाई और लोगों ने देखा कि जो प्रशांत किशोर तमाम राजनीतिक दलों की सफलता की कहानी लिखा करते थे, वो अपने दल के संदर्भ में शुरुआत की कहानी भी नहीं लिख सके। पूरी तरह से विफल रही थी जन स्वराज पार्टी। लेकिन उस समय प्रशांत किशोर खुद मैदान में नहीं उतरे थे, उन्होंने प्रत्याशी उतारे थे। पर इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर अपने आप को मैदान में उतार दिया। जिस प्रकार के रणनीतिकार प्रशांत किशोर रहे, जिस प्रकार से उनकी चुनावी रणनीति को हम लोगों ने देखा है, तभी समझ में आया था कि कहीं ना कहीं एक कठिन मुकाबले की स्थिति यहाँ पर है। तभी प्रशांत किशोर ने अपने आप को यहाँ पे दांव पर लगा दिया, अन्यथा वो विधानसभा चुनाव में खुद को दांव पर नहीं लगाए थे। और जब परिणाम आए तो समझ में आया कि प्रशांत किशोर ने सही निर्णय लिया था।
तो ये जो चुनाव है, इसमें प्रशांत किशोर का मैदान में उतरना ही अपने आप में ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए वो एक कड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे। और अब तक का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर है और प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। यह अंतिम परिणाम नहीं है, पर 2 राउंड के अंतर्गत प्रशांत किशोर अगर आगे हैं 4 अंकों में, तो ये अपने आप में भाजपा के लिए चिंता की बात है। ये भाजपा का गढ़ नहीं बल्कि नितिन नवीन का पारिवारिक गढ़ रहा है। नितिन नवीन जी के पिताजी नवीन सिन्हा जी भी यहाँ से लगातार विधायक रहे थे और उनके असामयिक निधन के बाद नितिन नवीन 5 बार यहाँ से विधायक रहे। तो उस दृष्टि से भाजपा के लिए एक बड़ा झटका ये रुझान है। हालांकि अभी एक लंबी गणना का दौर बाकी है, तो उस समय पर देखते हैं, लेकिन शुरुआती जो खबर आई है वो भाजपा के लिए मायूस करने वाली है और भाजपा के लिए ये चुनाव शुरू से ही परेशानी भरा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्षेत्र है, पर बीच में पार्टी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा। क्योंकि पता चला कि जिसे प्रत्याशी घोषित किया है उसके माता पिता के ऊपर चारा घोटाले के संदर्भ में कोई मामला दर्ज है, जिसकी जानकारी पार्टी नेतृत्व को नहीं दी। कोई घटना भी काफी पुरानी, तकरीबन 25-30 साल हो गए चारा घोटाले के संदर्भ में। अब उसके चलते उन्होंने अपना प्रत्याशी बदला, तो इस बात को लेकर माहौल खराब हुआ कि बताओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ पे पार्टी को अपना टिकट बदलना पड़ा। जिस भी कारण से बदला, तो कुल मिला के ये हुआ कि भाई पार्टी कहीं ना कहीं परेशानी में है। तो वो वातावरण जो बनता है चुनाव के अंदर, उसने कहीं ना कहीं परेशानी दी है और बांकीपुर का जो रुझान है वो निश्चित रूप से भाजपा को परेशानी में डालने वाला है। जी सर, एक छोटा सा सवाल ये भी, देखिए पिछले दिनों मैंने सुना था नितिन नवीन जी को, तो वो भावुक अपील करते हुए नजर आए थे लोगों के बीच। उन्होंने कहा था कि हमने एक युवा प्रत्याशी उतारा है जो बूथ स्तर पर काम कर रहा था, हमने उसे मौका दिया है। जैसा कि आपने कहा कि उनकी पारंपरिक सीट तो रही है ये, लेकिन उस सीट पर उन्होंने बड़े अंतराल से जीत हासिल की और कई दिग्गजों को उन्होंने हराया है, लेकिन उनकी अपील भी यहाँ पर काम करती हुई इतनी नजर नहीं आ रही। उन्होंने ये भी कहा था कि घर घर पर मेरे लोग हैं। देखिए, प्रारंभिक रुझान की दृष्टि से अपन कह सकते हैं कि काम करते हुए नजर नहीं आ रही, पर यह अंतिम परिणाम नहीं है। बिल्कुल, हम इतनी जल्दी इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्षेत्र विशेष होता है जहां पर आपको समर्थन नहीं मिलता है और उसकी भरपाई हो जाती है, ये हमने कई बार देखा है। पर प्रारंभिक रुझान भी निश्चित रूप से इसलिए हतोत्साहित करता है क्योंकि ये सीट अब नितिन नवीन जी की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनकी रही है। इसलिए अगर एक राउंड में भी आप पीछे होते हैं तो ये तकलीफ देती है। लेकिन ऐसे चौंकाने वाले रुझान हमने पहले भी देखे हैं। जब अभी लोकसभा का आम चुनाव था राष्ट्रीय जी, तो उस समय हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में प्रारंभिक राउंड में पीछे थे अजय राय के मुकाबले। पर इसका मतलब ये नहीं ना कि अजय राय चुनाव जीत गए थे। चुनाव तो 1.5 लाख मतों से मोदी जी जीते थे। तो प्रारंभिक रुझान को अंतिम परिणाम मानने जैसी जल्दबाजी हम नहीं कर सकते। पर अगर एक राउंड में भी भाजपा पीछे है राष्ट्रीय अध्यक्ष के परंपरागत चुनावी चित्र से, तो ये भी कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाने वाली बात है, परेशान होने वाली बात है, तकलीफ देने वाली बात है। किसी भी कार्यकर्ता के लिए ये रुझान मन में पीड़ा और परेशानी देने वाला है। तो उस दृष्टि से निश्चित रूप से बांकीपुर का जो प्रारंभिक रुझान आया है वो भाजपा के लिए परेशानी का सबब है, प्रशांत किशोर के लिए उम्मीदों भरा है और विपक्षियों के लिए भी एक उम्मीद भरा कुल मिलाकर रुझान है। पर हमें ये समझना पड़ेगा कि बांकीपुर के चुनाव के समय पे हालात बड़े प्रतिकूल रहे। ये चुनाव शुरू से ही भाजपा के लिए परेशानी भरा रहा है। जैसा हमने बताया कि जैसे ही टिकट घोषित हुआ, टिकट के साथ विवाद जुड़ गया कि भाई ये तो दागी का बेटा है। चारा घोटाला बिहार की राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। अब उस घोटाले में जिसके माता पिता के ऊपर एफआईआर हुई हो, भले 30 साल पहले हुई हो, उसको प्रत्याशी बनाना भाजपा अफोर्ड नहीं कर पाई। कार्यकर्ता अच्छा था, लेकिन ये बैकग्राउंड, ये इतिहास उसका टिकट बदलवा गया। अब पार्टी ने जब टिकट बदला तो इस बात पर हो गया कि भाई पार्टी के लिए मुश्किल है, तभी टिकट बदलना पड़ा। इसके बाद में ये नीट परीक्षा को लेकर जनजी का आंदोलन आ गया, इसने एक परेशानी दी। फिर उस आंदोलन के साथ साथ पटना और बिहार में जिस प्रकार से आंदोलन में गर्मी आई वो परेशानी का सबब हुआ। फिर पटना में ही लाठियां चल गई, सम्राट चौधरी निशाने पर आ गए। फिर सीवान में AK-47 चल गई छात्रों के संदर्भ में। बिहार छात्र आंदोलन का गढ़ रहा है, बिल्कुल जेपी के संपूर्ण क्रांति के संदर्भ में बिहार गढ़ रहा है। अब वहां पर छात्रों के स्तर पर इतनी नाराजगी या इस तरीके का वातावरण बनेगा तो बांकीपुर कैसे अप्रभावित रह जाएगा।
तो अब मामला नितिन नवीन की सीट का कम, सम्राट चौधरी बना प्रशांत किशोर का ज्यादा हो गया था यहाँ पर। प्रशांत किशोर ने अपने पूरे कैंपेन में सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री उनको निशाने पर रखा था। बांकीपुर में प्रशांत किशोर नितिन नवीन को लेकर कुछ नहीं बोलते थे। सम्राट चौधरी के द्वारा चलाई जा रही सरकार और उनके द्वारा उठाए जा रहे कदम, इनको ही प्रशांत किशोर ने मुद्दा बनाया था। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार के लिए, बिहार भाजपा के लिए और नितिन नवीन के चलते बिहार के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए बांकीपुर का प्रारंभिक रुझान तकलीफ देने वाला है। पर अभी इसके अंतिम परिणाम के तौर पर मानना शायद जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। जैसे दतिया में भाजपा आगे चल रही है, उसे भी हम अंतिम परिणाम नहीं मान सकते। दतिया भी एक संघर्षपूर्ण क्षेत्र है, वहां पर भी राजनीतिक दृष्टि से काफी समीकरण बने बिगड़े हैं। पर जिस तरीके से मतदान के बाद कांग्रेस ने रवैया अपनाया, पहले तो उसने कहा कि बूथ कैप्चरिंग हुई, चुनाव में धांधली बहुत हुई है। उसके बाद घनश्याम सिंह आगे बढ़े और निवृत्तमान विधायक राजेंद्र भारती पर सीधे ही मोर्चा खोल दिया कि उन्होंने भाजपा से फंडिंग ली है, उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, उन्होंने सारे पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले काम किए। और उसके साथ साथ आज मतगणना से एक दिन पहले ही राजेंद्र भारती को जिस प्रकार से सस्पेंड कर दिया कांग्रेस नेतृत्व ने, वो बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को संभावित परिणाम का अंदेशा है, इसलिए उसने ये कदम उठा लिया। अब देखिए सर, देखिए अभी कांग्रेस अभी से ईवीएम पर भी बात करने को तैयार है। इससे पहले प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने राजेंद्र भारती को तो निकाल दिया पार्टी से, लेकिन अब वो ईवीएम को लेकर भी तैयारी शुरू कर चुके हैं, मानकर चलिए। ईवीएम के आधार पर अगर काम होना है तो भाजपा अपनी जिद बचाने के लिए बांकीपुर में कर दी ना। वहां पर प्रशांत किशोर क्या लीड करना भाजपा के लिए किसी भी चुनाव के जीतने से ज्यादा अपमानपूर्ण है। अगर ईवीएम की सेटिंग ही करनी थी और अगर होती है तो दतिया से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण तो बांकीपुर है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर का आगे निकलना अपने आप में भाजपा के लिए कितना तकलीफ देह बात है। और तीसरा और रुझान पर बात कर लेते हैं, गुजरात, वहां पर तो कोई मुकाबला ही नहीं है। शुरुआती दौर पर ही जो मंजलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर भाजपा का प्रत्याशी अभी तकरीबन 8,500 वोटों से आगे चल रहा है। प्रशांत किशोर तो 1000 वोटों से ही आगे है ना। बिल्कुल। या जो दतिया के संदर्भ में बात करें तो आशुतोष भी 1000 वोटों से ही आगे चल रहे हैं। पर इसी समय पे जब एक ही समय पे मतगणना शुरू हुई है, कांग्रेस और भाजपा का अंतर गुजरात में इस समय 8,500 का है। हमारी जो जानकारी इस समय पे कांग्रेस का प्रत्याशी को मात्र 4,500 वोट मिले हैं और उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र भाई पटेल को 13,000 वोट मिल चुके हैं। इतना बड़ा अंतर है। बिल्कुल जी। तो अगर ईवीएम के संदर्भ में कोई मामला फिट होता है तो दतिया में मेहनत करने के साथ में कांग्रेस को समझना चाहिए कि वो कोशिश बांकीपुर में की जाती है। बांकीपुर में इज्जत बचाना ज्यादा जरूरी है बजाय दतिया में ये सेटिंग करने के। सर, इसी बीच एक बड़ा अपडेट दतिया से, इस पर भी हम बात करेंगे आपसे। दूसरे राउंड में बीजेपी की लीड थोड़ी घट गई है, भाजपा की बढ़त घटकर 965 हो गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दूसरे राउंड में कांग्रेस 219 वोट से आगे। तो ये बड़ी और अहम खबर, और दिलचस्प होता जा रहा है ये मुकाबला। जैसा कि अभी हमारे साथ सर भी जुड़े हुए कहते हुए नजर आ रहे थे कि अभी तो पहला ही रुझान आया है और ये कोई अंतिम रुझान नहीं है। बीजेपी आगे हुई, अब देखिए दूसरे राउंड में कांग्रेस 219 वोट से आगे हो गई है। सर, ये बड़ा अपडेट सामने आया, बीजेपी की बढ़त घटकर 965 हो गई है और दूसरे राउंड में कांग्रेस आगे तो अभी भी भाजपा ही है। इतना कि पहले राउंड में लीड भाजपा प्रत्याशी को मिली थी, दूसरे राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी को लीड मिली है। तो दतिया के संदर्भ में मैंने जैसे कहा था कि वहां पर समीकरण है, वहां पर दोनों पार्टियों के अंतर्गत भितरघात की बातें हैं। दोनों पार्टियों में ही अपनी पार्टी की जीत न चाहने वाले लोगों की संख्या पर्याप्त रूप से मौजूद है, चाहे वो कांग्रेस में गए चाहे भाजपा के संदर्भ में गए। वहां पे अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को अपना भविष्य अपनी पार्टी की जीत के साथ में अंधकारपूर्ण दिखता है। ये एक चुनौती है। तो इसलिए दतिया में एक कठिन मुकाबले की उम्मीद करते हैं। पर मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया का उपचुनाव, महज उपचुनाव नहीं बल्कि जीतू पटवारी बनाम मोहन यादव के तौर पर है, उमंग सिंगार बनाम हेमंत खंडेलवाल के तौर पर है। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के लिए प्रतिष्ठा का विषय, अगर इस चुनाव को भी वो नहीं जीतते हैं तो उनकी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। और
अगर भाजपा ये चुनाव हारती है तो मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल सीधे कटघरे में खड़े होंगे। तो इस प्रकार का परिदृश्य दतिया के संदर्भ में है। नरोत्तम मिश्रा चुनाव में न होते हुए भी सबसे बड़ा फैक्टर दतिया में रहे। इसी प्रकार से बांकीपुर में भले ही नितिन नवीन मैदान में नहीं थे, पर नितिन नवीन ही फैक्टर है। पर उन्हें एक सहूलियत मिलती है कि प्रशांत किशोर भी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, चर्चित चेहरा है। तो प्रशांत किशोर ने बड़ा सुनियोजित तरीके से वहां पर गेम प्लान किया। उन्हें लगा कि अगर नितिन नवीन को मैं टारगेट करूंगा तो इमोशंस खड़े हो जाएंगे, क्योंकि नितिन नवीन पीढ़ी दर पीढ़ी और अभी एक बड़ी हैसियत में पहुंचे हुए हैं। तो अगर प्रशांत किशोर ने ये चुनाव नितिन नवीन बनाम प्रशांत किशोर कर लिया होता तो प्रशांत किशोर को बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए उन्होंने सम्राट चौधरी, जिनके साथ वो पहले से ही पंगा ले रखे हैं, भिड़ंत ले रखे हैं, तो उन्होंने इस चुनाव को स्ट्रेटेजिकली केंद्रित रखा। सम्राट चौधरी, बिहार सरकार बनाम प्रशांत किशोर, उन्होंने नितिन नवीन को कभी निशाने पर नहीं लिया। तो इस रणनीति पर उन्होंने काम किया और वो तो रणनीतिकारी रहे। तो उस रणनीति का एक प्रारंभिक रूप से सकारात्मक परिणाम तो रुझान में दिख रहा है कि 2 राउंड में भी वो आगे बने हुए। तो कुल मिलाकर दिलचस्प है मामला। गुजरात के संदर्भ में जरूर हम मान सकते हैं कि गुजरात में जिस प्रकार का रुझान आया है, वो अंतिम परिणाम भी रहेगा। 36% कुल वोटिंग हुई थी और प्रारंभिक दौर में अगर 8,500 वोटों से भाजपा का प्रत्याशी कांग्रेस के मुकाबले आगे है, तो अपनी जो अब तक की समझ है, जो अनुभव है, उसके आधार पर ये दावा करते हैं कि गुजरात का उपचुनाव तो भाजपा ही जीतेगी। पर बांकीपुर और दतिया के संदर्भ में राष्ट्रीय अभी हमें इंतजार करना चाहिए, कम से कम 2 घंटे और इंतजार करना चाहिए। उस रुझान पर पता चलेगा। अगर वो रुझान दोनों सीटों पर 5,000 प्लस किसी पार्टी को ले जाता है, तो फिर जाके हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ये अंतिम परिणाम भी हो सकता है। पर अगर 2 घंटे बाद भी ये लीड 2-2,5 हजार के बीच में ही घटबढ़ रही है, तो फिर जाके हमें काफी धैर्य के साथ इन दोनों सीटों पर निगाह बनाए रखनी पड़ेगी। अंतिम परिणाम के लिए धैर्य रखना पड़ेगा और इंतजार करना होगा कि आखिर अंतिम रूप से ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल। चलिए सर, आगे और भी रुझान आएंगे तो आपसे लगातार हम इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो